हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जियो स्टोरी टीवी पर। यहाँ आपको मिलेगा हिंदी नोवेल सीरीज जिसमें रोमांस, धोखा, बिलियनर और सीओ लाइफ स्टाइल, हॉरर, मिस्ट्री एंड एडवेंचर जैसी कहानियाँ शामिल हैं। अगर आपको हिंदी नोवेल पढ़ना या सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ इस कहानी भरे सफर का हिस्सा बनिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डिस्क्लेमर, कृपया इसे ध्यान से सुने। इस वीडियो में दिखाई गई सभी कहानियां, पात्र और घटनाएं पूरी तरह काल्पनिक हैं। इनका किसी भी वास्तविक या असली व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध या लेना देना नहीं है। ये वीडियो केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। हमारा उद्देश्य केवल आपको एक अच्छी कहानी सुनाना है। हम किसी भी प्रकार की गलत जानकारी, अंधविश्वास या भ्रामक गतिविधियों को बढ़ावा नहीं देते। दर्शकों से अनुरोध है कि इसे केवल एक कहानी के रूप में ही देखें। निशा की हरकतों की एक पूरी श्रृंखला मास्टरफुल और फ्लूइड थी, जैसे वो ये सब हमेशा करती रहती हो। आखिर में एक पैर अब भी उस आदमी की पीठ पर था, एक हाथ उसके घुटने पर टिका था। उसके चेहरे की आकर्षक चमक पूरी तरह से एक गुंडे और अहंकारी अंदाज में बदल चुकी थी। अपना फोन निकाल। बदमाश बुरी तरह पिट चुका था और उसमें लड़ने की कोई ताकत नहीं बची थी। ये सुनते ही उसने जल्दी से माफी मांगी। मेरा फोन जेब में है, मेरा बटुआ जेब में है और बैग में एक अंगूठी है। सब ले लो, मुझे बख्श दो हीरोइन। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि एक साधारण सी छेड़खानी लूट में बदल जाएगी। और लुटेरा एक कमाल की खूबसूरत औरत थी। उसकी कुशलता और उससे निकलने वाली भयानक आभा को देखते हुए वो साफ तौर पर एक पेशेवर थी। निशा को उस बदमाश की गलतफहमी की कोई परवाह नहीं थी। उसने बस उसका फोन निकाला और उसे देते हुए कहा, अपनी उंगली दिखा और अनलॉक कर। अनलॉक, तुम क्या करने वाली हो? बदमाश ने सतर्कता से पूछा। निशा ने बिना चेतावनी के उसे थप्पड़ मारा। जब कहो तो बस अनलॉक कर, बकवास मत कर। यकीन नहीं आता तो मैं तेरी नाभि से 3 इंच नीचे वाली चीज को बेकार कर दूं। अनलॉक करता हूं, अभी करता हूं। बदमाश इतना डर गया कि उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसने जल्दी से फोन अनलॉक कर दिया। निशा ने उसके कॉन्टैक्ट्स में उसकी पत्नी का नंबर ढूंढा और वीडियो कॉल कर दी। कॉल बहुत जल्दी कनेक्ट हो गई। फोन पर एक औरत का चेहरा दिखा। साफ था कि उस औरत का बेस अच्छा था, लेकिन शायद लंबे समय से घर के कामों और स्किन केयर की कमी के कारण उसका रंग बहुत बेजान और पीला पड़ गया था। बिल्कुल वैसी बेजान औरत जैसी जिसे बदमाश आदमी तुच्छ समझते हैं। तुम कौन हो? उस औरत का चेहरा निशा की चकाचौंध करने वाली सुंदरता को देखते ही बदल गया और उसने थकान से कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो। वो अब जिसके साथ चाहे रह सकता है। मैं पहले से ही उससे तलाक लेने की योजना बना रही हूं और मैं उससे एक पैसा नहीं लूंगी। अब से उसके मामलों से मेरा कोई लेना देना नहीं। मुझे दोबारा मत ढूंढना। निशा ने निराशा से सिर हिलाया। इसका तुम उसे इतनी आसानी से छोड़ रही हो? दीदी, तुम बहुत दयालु हो। औरत निशा के अजीब व्यवहार से चौंक गई और उसने सतर्कता से पूछा, क्या डॉट तुम्हारा क्या मतलब है? निशा के होंठ हल्के से मुड़े। उसने अपने फोन का कैमरा उस बदमाश पर लगाया जिसे उसने बुरी तरह पीटा था और अपने पैरों के नीचे रौंद रखा था। देख रही हो? फोन पर उस आदमी को देखने के बाद औरत पूरी तरह सन्न रह गई। तुम डॉट ये है? निशा हल्के से मुस्कुराई। कैसा लगा? देखकर मजा आया? औरत को होश आने में थोड़ा समय लगा। हालांकि वो नहीं समझ पाई कि क्या हुआ था। फिर भी उसने उस आदमी को देखते ही सहज रूप से जवाब दिया। बात खत्म होने के बाद उस औरत के होठों पर एक कड़वी मुस्कान आ गई। एक समय था जब उसकी त्वचा को थोड़ी सी भी खरोंच लगती तो वो बहुत चिंतित हो जाती थी, लेकिन अब उसे इतनी बुरी हालत में देखकर उसे केवल आनंद आ रहा था। ओह, ये अच्छी बात है। मैं तुम्हें किसी और वजह से फोन नहीं कर रही हूं, बस खुशी बांटने के लिए। तो ये तुम्हें भेज रही हूं ताकि हम सब मिलकर हंस सकें, निशा ने लापरवाह अंदाज में कहा। औरत बिना भाव के रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस अजीब स्थिति से कैसे निपटे। जहां तक निशा के पैरों के नीचे के बदमाश की बात थी, उसका सुअर जैसा चेहरा दर्द से बिगड़ रहा था। उसने कभी सोचा नहीं था कि ये औरत न सिर्फ उसे शारीरिक रूप से अपमानित करेगी, बल्कि मानसिक रूप से भी उसकी पत्नी को, जो हमेशा उसे आइडल मानती थी।
उसका इतना बेशर्म पहलू दिखाएगी। ये औरत न पैसे के पीछे है न शोहरत के, तो वो उसके साथ ऐसा क्यों कर रही है? उसकी किस्मत बहुत खराब थी। उसे ऐसा अजीबोगरीब इंसान मिल गया। हालांकि उस समय वो ये नहीं जानता था कि इससे भी बुरा कुछ आने वाला था। निशा को अचानक कुछ याद आया। उसने अपना माथा थपथपाया और औरत को याद दिलाया, अरे हाँ, मैं तुम्हें बाद में उसके अपने साथियों के साथ की गई बातचीत की रिकॉर्डिंग भेज दूंगी, जिससे साबित हो जाएगा कि उसने तुम्हें धोखा दिया। तलाक में उससे एक पैसा क्यों नहीं लेना? क्या तुम पागल हो? जो तुम्हारा हक है वो लो, एक पैसा कम नहीं। सुन रही हो? मैंने सुन लिया। औरत निशा के आत्मविश्वास से डर गई और उसने सहज रूप से जवाब दे दिया। निशा ने संतोष से सिर हिलाया, फिर सच्चाई से कहा, हाँ, ये सही है। पैसे होने पर कैसा भी आदमी नहीं मिल सकता। भले ही कोई सच्चा आदमी न मिले, तुम कम से कम एक सुंदर और आज्ञाकारी खिलाड़ी रख सकती हो। अगर एक दिन वो बेआज्ञाकारी हो जाए तो तुम उसे बदल सकती हो। कितना अच्छा है। औरत, बदमाश, दूर खड़ा करण, डॉट। उसे तो अपनी भाभी की बातें बहुत समझ में आई। कबीर, फोन के दूसरी तरफ वाली औरत संदेह से भर गई और पूछे बिना नहीं रह सकी। शुक्रिया, लेकिन डॉट तुम कौन हो? तुम मेरी ऐसी मदद क्यों कर रही हो? क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? निशा ने कैमरे की ओर मुस्कुराते हुए कहा, शुक्रिया मत करो, बस मुझे बुलाओ डॉट। ये कहकर उसने फोन रख दिया, बदमाश को लात मारकर हटा दिया और चल दी। करण निरुत्तर रह गया, उसका जबड़ा गिर गया। भाई, एक बात कहो जो नहीं कहनी चाहिए, लेकिन मैं रह नहीं सकता डॉट। भाभी बहुत कमाल की है। मैं लगभग उससे प्यार करने लगा हूं। कबीर के पास उत्तेजित करण पर ध्यान देने की ऊर्जा नहीं थी। उसने थकान से अपनी कनपटी रगड़ी। उसके चेहरे पर राहत की झलक थी। करण ने अपने बड़े भाई को प्रशंसा से देखा। भाई, तुम कमाल हो। अगर तुमने रोक न लिया होता तो हम इतना शानदार नजारा नहीं देख पाते। करण के कहने के बाद उसने एक विचारशील अभिव्यक्ति दिखाई और उत्साह से बोला, वैसे मुझे अचानक कुछ याद आया। मुझे वो लोग याद आए जिनके साथ निशा ने पहले डेट किया था। हालांकि मुझे सिर्फ आंशिक लिस्ट पता है, लेकिन वो सब बदमाश थे और आखिर में उन सबको निशा ने ही छोड़ा था, जिसमें राजवीर भी शामिल है। और फिर राजवीर का हर बार निशा के साथ डेटिंग के विषय से बचने का रवैया। तुम्हारा मतलब है कि निशा ने उन बदमाशों के साथ डेट किया था, ठीक वैसे ही जैसे आज की स्थिति थी। स्टिंग ऑपरेशन, न्याय की रक्षा और प्रेम और नेकी की रक्षा। करण की उस स्वर को सुनकर जैसे उसने कोई बड़ी खोज कर ली हो। कबीर का चेहरा वैसा ही रहा। उसने कभी विश्वास नहीं किया था कि वो उस तरह की औरत थी। भले ही अतीत में सच में ऐसा रहा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बदमाश से निपटने के बाद निशा गुनगुनाती हुई अपनी बाइक चलाती रही। वो तरोताजा और उच्च आत्माओं में थी। जैसा उम्मीद थी, बदमाशों से बदला लेना सबसे प्रभावी तनाव निवारक है। निशा ने अपने फोन पर समय देखा। सुबह के 4 बज रहे थे। अभी बहुत जल्दी थी। उसे कम से कम 6 बजे तक इंतजार करना होगा, क्योंकि वो लिविंग रूम में कबीर से टकराने का सही समय था। थोड़ा सोचने के बाद निशा ने मुड़कर अपनी बाइक शहर के पश्चिम की ओर चला दी। आधे घंटे बाद वो एक नदी के किनारे पहुंच गई। बाइक पार्क करके वो नरम घास पर चली गई और बैठ गई। बिल्कुल सही समय, थोड़ी ताजी हवा लेने और शराब के नशे को कम करने के लिए। इस जगह की एक अच्छी बात है, बहुत सारे मच्छर। निशा लेट गई, नशे में अपने आप से बड़बड़ाते हुए, मच्छरों मच्छरों, खाने का समय हो गया है, आओ मुझे काटो। आज के लिए 4 अध्याय पूरे। अंदाजा लगाऊं कि निशा मच्छरों द्वारा क्यों काटा जाना चाहती थी। पीएस, लेखक के होम पेज पर सवालों के बारे में मैं उन सवालों का जवाब नहीं दूंगा जिनमें स्पॉइलर हो। आशा है आप समझेंगे। साथ ही एक बार में बहुत जटिल सवाल न पूछें, क्योंकि मेरे पास जवाब देने के लिए अधिकतम 60 सेकंड है। ये जगह बहुत खुली थी और उनकी गाड़ियों के पास छिपने की कोई जगह नहीं थी, इसलिए उन्हें दूर पार करना पड़ा। अच्छी बात थी कि करण के पास एक छोटा कैमरा था,
जो मक्खी के आकार का था। वो इंफ्रारेड था और रात में शूट कर सकता था। ठीक उस समय वो निशा के सिर के ऊपर आकर मंडरा गया। हाँ भाई, मुझे पता था तुम्हारे साथ मेरा होना फायदेमंद होगा। करण इतना गर्वित था कि उसकी पूंछ हवा में हिल रही थी। गाड़ी की स्क्रीन पर निशा रात के आसमान के नीचे घास पर लेटी हुई थी। बार बार कुछ कह रही थी। मच्छरों, आओ मुझे काटो। क्या तुम्हारी भाभी नशे में है? क्या वो इतनी दूर सिर्फ मच्छरों को खाना खिलाने आई थी? करण निरुत्तर हो गया। कबीर ने कुछ नहीं कहा। उसे इसमें कुछ भी अजीब नहीं लग रहा था। उसका पूरा ध्यान स्क्रीन पर लड़की पर लगा था। निशा के आराम करने के बाद शराब का असर हावी होने लगा और उसने आंखें बंद कर ली। उसे नींद आने लगी। उसकी धुंधली हालत में उसने अपने पीछे नरम सरसराहट के कदमों की आवाज सुनी और फिर मच्छरों की कष्टप्रद भिनभिनाहट धीरे धीरे गायब हो गई। उसका शरीर, जो रात की हवा से थोड़ा ठंडा हो गया था, गर्माहट में लिपट गया। परिचित खुशबू ने उसे घेरते ही उस चेतना की आखिरी किरण जिसे वो बनाए रख रही थी, गायब हो गई। क्योंकि वो हमेशा अकेली रहती है, वो कभी भी पूरी तरह नशे में होने की हिम्मत नहीं करती। उसकी जानकारी के बिना भी कोई ऐसा था जो उसे नशे में होने का सुकून दे सकता था। कबीर ने उसके लिए मच्छरों को भगाया, अपना कोट उतार कर उसे ढक दिया, फिर एक हाथ उसकी गर्दन के नीचे लगाया ताकि उसकी त्वचा घास से न चुभे। लड़की गहरी नींद में थी, उसके कपड़े पकड़े हुए। हालांकि उसका मेकअप भारी था, उसकी आंखों में मासूमियत उसे एक भोले और बेचारे बच्चे की तरह दिखा रही थी, जिसे देखकर दुख होता था। जब निशा की नींद खुली तो आसमान पहले से ही हल्का सफेद हो चुका था और जब उसने समय देखा तो सुबह के 5:30 बज चुके थे। वो बस थोड़ी देर के लिए झपकी लेने वाली थी, फिर भी इतनी देर सो गई। निशा ने अपने कपड़े झाड़े और उठ गई। खुद को देखकर वो हैरान थी। उसे ज्यादा मच्छरों ने नहीं काटा था, बस काफी था। उसने सोचा था कि इतनी देर सोने के बाद उसके शरीर पर बहुत सारे उभार आ जाएंगे, लेकिन वो बहुत ज्यादा होता जो असरदार नहीं होता। इससे भी अजीब बात यह थी कि शरद ऋतु की शुरुआत के इस मौसम में और नदी के किनारे वो पूरी तरह गर्म जागी थी। उसे जरा भी ठंड नहीं लगी थी, शायद इसलिए क्योंकि उसने शराब पी रखी थी। आधे घंटे बाद निशा मल्होत्रा विला लौट आई। ठीक 6 बज रहे थे। लिविंग रूम में कबीर चाय पी रहा था और अखबार पढ़ रहा था, बिल्कुल एक साधारण बुजुर्ग अधिकारी की तरह। तब से सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था। गुड मॉर्निंग कबीर। निशा ने घर में प्रवेश करते ही उसे नमस्ते कहा। गुड मॉर्निंग वापस आ गई। कबीर ने अखबार के पन्नों के बीच से सिर उठाकर कहा। निशा ने चुपके से कबीर के चेहरे के भावों का अध्ययन किया और फिर उसे एहसास हुआ कि बिना भाव वाले चेहरे के भावों का अध्ययन करना सच में बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो ज्यादातर समय बिना भाव का होता है और इस समय भी वो इसका अपवाद नहीं था। निशा ने हार नहीं मानी। वो कबीर के सामने वाले सोफे पर गिर पड़ी और जानबूझकर अपनी गर्दन को छुआ। इतनी करीब होने पर वो जरूर देख पाया होगा, है ना? निश्चित रूप से कबीर की नजर उसकी गर्दन और खुली त्वचा पर अस्पष्ट लाल बिंदुओं पर टिकी रही और फिर उसकी भौहें अधिक से अधिक सिकुड़ने लगी। निशा ने अनदेखी करने का नाटक किया और जम्हाई ली। मैं बहुत थक गई हूं, बहुत नींद आ रही है। तुम्हें इस तरह मच्छरों ने कैसे काट लिया? कबीर ने पूछा। पुफ डॉट खांस खांस खांस। निशा ने लगभग अपनी लार घोंट ली। क्या तुम मजाक कर रहे हो? ये देखते हुए कि मैंने नाइट क्लब जाने के लिए ऐसे कपड़े पहने थे और भोर तक वापस नहीं आई। एक सामान्य वयस्क आदमी के रूप में तुम्हें उन अस्पष्ट निशानों को तुरंत चूम के निशान से जोड़ना चाहिए था, है ना? मुझे मच्छर क्यों काट रहे हैं? मैं बाहर गई थी। बाहर? मुझे मच्छर कैसे काट सकते थे? बॉस, तुम्हारी उच्च बुद्धि और तर्क शक्ति कहा गई, लेकिन वो जाकर ये नहीं कह सकती थी कि ये चूम के निशान थे। वो बहुत अजीब होता। योजना विफल हो गई और निशा पूरी तरह बर्बाद दिख रही थी। इस समय कबीर ने अखबार नीचे रखा, उठा, टीवी कैबिनेट के नीचे वाली दराज से एक छोटी सफेद बोतल ली और पास आ गया।
निशा ने सतर्कता से सिर उठाया। बड़े भाई, अब तुम क्या करने वाले हो? ये तेल मच्छर के काटने पर बहुत असरदार है, कबीर ने कहा। ढक्कन खोला, थोड़ा सा अपनी हथेली में लिया और मला, फिर अपनी गर्म हथेली सीधे उसकी गर्दन पर रख दी। कबीर के हाथ ने उसे छूते ही निशा बिजली लगने की तरह उछल पड़ी। मैं डॉट में खुद लगा लूंगी, हिलो मत, मेरे हाथों में दवा लगी है। कबीर ने उसे रोका। उसकी थोड़ी खुरदरी उंगलियां धीरे से उसकी गर्दन, कॉलरबोन और पीठ पर दवा लगा रही थी और उसे अवशोषित करने में मदद करने के लिए मालिश कर रही थी। उसका चेहरा गंभीर और शांत था, जैसे वो कोई गंभीर और महान कार्य कर रहा हो। दवा के कारण जहां भी उसकी उंगलियां छूती थी वहां ठंडक महसूस होती थी, लेकिन त्वचा के नीचे आग भड़कने लगती थी। थोड़ी देर बाद कबीर ने आखिरकार उस पर दवा लगाना खत्म कर दिया। कैसा लग रहा है? निशा अपनी सन्नता से बाहर आई, उस जगह को छुआ जहां मच्छर ने काटा था, पलकें झपकाई और फिर हैरानी से कहा, यह कमाल है, अब बिल्कुल खुजली नहीं हो रही। ये कौन सी दवा है? ये इतनी डॉट असरदार कैसे हो सकती है? बात खत्म होते ही निशा ने अपनी जीभ काटने की इच्छा की। उसने खुद ही सच निकाल दिया। लगता है उसकी पिछली भविष्यवाणी बिल्कुल सही थी। वो सच में बुरी तरह हार गई। निशा हारे हुए बिल्ली के बच्चे की तरह दयनीय रूप से सिर झुकाए बैठी थी, नाराजगी से बड़बड़ाते हुए। कबीर, मैंने शराब पी, कभी कभी पीना ठीक है। मैं रेयांश से छुपा दूंगा। मैं नाइट क्लब गई थी। ठीक है, बस सावधान रहना। मैं कल रात घर नहीं आई। कबीर, क्या तुम्हें बिल्कुल गुस्सा नहीं आता? निशा ने आखिरकार चिल्लाकर कहा। तुम चाहती हो कि मैं गुस्सा हो जाऊं? कबीर का स्वर लापरवाह था। उसकी नजर उस पर टिकी थी। निशा की आंखें फैल गई। डॉट, वो सच में उससे आगे निकल गई थी। कबीर ने उसके बालों में चिपकी एक घास की पत्ती को हटाने में मदद की। मैंने तुमसे पहले कहा था, तुम इस जगह को अपना घर समझ सकती हो। इस बिंदु पर कबीर अचानक रुका, फिर विषय बदल दिया और कहा, असल में मैं नहीं चाहता कि तुम देर रात अकेले बार या नाइट क्लब जाओ, क्योंकि मैं चिंता करूंगा और पूरी रात सो नहीं पाऊंगा। लेकिन मैं अब भी तुम्हारी आजादी का सम्मान करता हूं। निशा के सीने में पूफ से एक तीर लगा, कामदेव का तीर। हाँ, ये जंग बेकार है। दुश्मन हर कोण से हमें कुचल रहा है। अगला, निशा एक हफ्ते तक बार जाती रही, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एकमात्र प्रभाव यह हुआ कि क्योंकि उसने लगातार कई बदमाशों से निपटा, शहर के लगभग सभी बार सख्त निगरानी में आ गए और किसी भी खूबसूरत महिला की पूरी जांच की जाने लगी। कुछ भी सही नहीं हो रहा। निशा ने आखिरकार थोड़ा शांत होने की कोशिश की, लेकिन बेशक वो अपना काम नहीं भूली और रेयांश को हर जगह घुमाने ले जाने पर ध्यान केंद्रित करती रही। लगभग पूरी राजधानी शहर का भ्रमण कर लिया। इस अवधि के दौरान सबसे बड़ा लाभ यह था कि उसके साथ रहने से रेयांश का व्यक्तित्व अधिक से अधिक खुशमिजाज हो गया था। वो अब बाहर जाने से डरता नहीं था, सिवाय इसके कि वो अब भी बात नहीं करता था और थोड़ा अंतर्मुखी था। वो लगभग एक सामान्य बच्चे जैसा हो गया था। बहुत अच्छा। इस तरह जब वो जाएगी तो उसे चैन से रहने में कोई परेशानी नहीं होगी। एक सुबह निशा नीचे गई और उसने एक ऐसा दृश्य देखा जो उसने लंबे समय में नहीं देखा था। छोटा छोटू और बड़ा छोटू खाने की मेज पर एक दूसरे के सामने बैठे थे। एक का चेहरा बर्फीला था और दूसरे का छोटा सा चेहरा बर्फीला था। माहौल तनावपूर्ण और टकरावपूर्ण था। क्या हो रहा है? पिता पुत्र में काफी दिनों से बहस नहीं हुई थी। तुम दोनों को क्या हुआ? निशा ने शक से पूछा। निशा की आवाज सुनते ही छोटू ने मानो उद्धार करता देख लिया हो। उसकी टांग पकड़ ली, फिर सतर्कता से कबीर की तरफ देखा। ऐसा लग रहा था जैसे कबीर उसे बेचने वाला हो। निशा ने बच्चे को गोद में उठाया और उसे सांत्वना दी, फिर कबीर की तरफ देखकर पूछा, कबीर, क्या हुआ? कबीर ने सिर उठाया और कहा, मैं उसे कुछ दिनों के लिए अपने माता पिता के पास भेजने की सोच रहा हूं। बुजुर्गों ने उसे काफी दिनों से नहीं देखा है और उसे बहुत याद करते हैं। ओह, ऐसा है। निशा ने समझदारी से सिर हिलाया। छोटू ये देखकर घबरा गया।
उसकी बड़ी बड़ी पानी भरी आंखें जल्दी से भर आई। निशा तुरंत पिघल गई। उसने सिर खुजलाया और कबीर की तरफ देखा। क्या कोई दूसरा रास्ता नहीं है? कबीर ने उसकी तरफ देखा। हाँ, मेरे माता पिता को कुछ दिनों के लिए यहां आने दो। खैर, रेयांश को वहां भेज देते हैं। निशा ने निर्णायक रूप से कहा। मुझे माफ कर दो छोटू, आंटी के पास कोई चारा नहीं था। रेयांश तुरंत उदास हो गया। अपने माता पिता की पूरी तरह उपेक्षा भरी नजरों के साथ वो ऊपर भागा और अपने कमरे में छुप गया। ओह, निशा ने सूखी हंसी दी। खैर, मैं जाकर उसे मनाने की कोशिश करती हूं। ऊपर। निशा ने रेयांश के दरवाजे पर दस्तक दी। बच्चा, क्या तुम आंटी के लिए दरवाजा खोल सकते हो? घर के अंदर से कोई जवाब नहीं आया। क्या तुम सच में मुझे अनदेखा करोगे? घर के अंदर से अब भी कोई जवाब नहीं आया। लगता है वो सच में बहुत नाराज है। निशा ने सांस ली। लाचार होकर वो फिर से नीचे चली गई और दरवाजे की ओर चल दी। ये देखकर कबीर ने बिना सिर उठाए कहा, नंगे हाथों मत चढ़ना। बटलर से तुम्हारे लिए सीढ़ी तैयार करने को कह देना। ये सुनकर निशा लड़खड़ा गई और लगभग गिर गई। क्या ये लड़का मन पढ़ने वाला था? उसे कैसे पता चला कि वो दीवार फांद कर खिड़की से अंदर जाने की योजना बना रही थी? साला, इन दिनों उसने पाया कि कबीर उसे और अधिक समझने लगा था। कई बार वो सिर्फ एक नजर या एक छोटे से इशारे से जान जाता था कि वो अगले ही पल क्या करने वाली है। 5 मिनट बाद निशा ने सीढ़ी चढ़कर सफलतापूर्वक रेयांश के कमरे में प्रवेश किया। छोटू उसे देखते ही आंसुओं के साथ उसकी ओर दौड़ा। उसके छोटे से चेहरे पर इतनी नाराजगी थी। जब बाहर से अचानक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई तो उसने सोचा कि निशा सच में उसे नहीं चाहती। निशा ने छोटू को कोमलता से गले लगाया। बच्चा, आंटी हमेशा तुम्हारे साथ है, लेकिन इस बार आंटी सच में सोचती है कि तुम्हें जाना चाहिए। सोचो, तुम्हारे दादा दादी का तुम्हारे अलावा कोई और प्यारा पोता नहीं है। वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन तुम्हारी वजह से वो तुमसे मिलने आने की हिम्मत नहीं करते। रेयांश ने सिर झुका लिया और थोड़ी देर बाद उसने लेखन बोर्ड उठाया और 2 शब्द लिखे, साथ। मतलब वो चाहता था कि निशा भी जाए। निशा ने शर्मिंदगी से खांसी ली। ये नहीं हो सकता। वो इस समय कबीर के माता पिता के पास कैसे जा सकती थी? क्योंकि आंटी का काम शुरू होने वाला है। शायद उनके पास समय नहीं होगा। निशा ने एक अच्छा बहाना ढूंढा और फिर जल्दी से मनाने लगी। लेकिन आंटी तुम्हें तुम्हारे पिता के साथ वहां छोड़ सकती है। अच्छे से रहना। रेयांश पहले से ही 5 साल का छोटा आदमी है और उसने हाल ही में इतनी प्रगति की है। बेहतर से बेहतर होता जा रहा है और अधिक सक्षम होता जा रहा है। वो निश्चित रूप से ये छोटा सा काम कर सकता है ना? निशा ने छोटू को गोद में उठाया और लगभग आधे घंटे तक धीरे धीरे उसे मनाया। आखिरकार छोटू मान गया। मल्होत्रा परिवार का पुराना घर पहाड़ी के आधे रास्ते पर स्थित था, जो जंगल के एक बड़े क्षेत्र में फैला था। गेट से घर तक पहुंचने में 20 मिनट से अधिक लगते थे। दोनों तरफ घने पेड़ थे और नजारा बहुत सुंदर था। कहा जाता है कि यह ड्रैगन वेन का स्थान है, राजधानी का एक फेंग शुई खजाना। रेयांश के कारण उसकी आंखें खुल गई थी। गाड़ी की खिड़की के माध्यम से निशा ने देखा कि मल्होत्रा परिवार के दोनों बुजुर्ग दरवाजे पर जल्दी आकर खड़े थे। उनके चेहरे उम्मीद से भरे हुए थे, बिल्कुल सामान्य दादा दादी की तरह जो अपने पोते को लाड़ प्यार करते हैं। निशा ने अपनी गोद में बैठे छोटू को थपथपाया। जाओ, आंटी ने तुमसे जो कहा था वो मत भूलना। शुभकामनाएं। निशा की आंखों में प्रोत्साहन और उम्मीद को देखकर छोटू ने दृढ़ता से सिर हिलाया और कबीर के साथ गाड़ी से उतर गया। हर कुछ कदम पर पीछे मुड़कर देखता रहा। अपने प्यारे पोते को देखते ही दोनों बुजुर्ग बहुत खुश हो गए और उसका स्वागत करने के लिए दौड़े। मल्होत्रा साहबा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपने बड़े बेटे को तिरस्कारपूर्ण नजर से देखा। तू बदमाश, हम सब तेरी वजह से महीनों से रेयांश को नहीं देख पाए और तू अब भी मेरी बहू को नहीं जीत सका। कबीर ने हल्की खांसी ली, ये बताते हुए कि पीछे वाली गाड़ी में लोग थे। इस दूरी पर निशा उन्हें सुन सकती थी। असल में निशा ने सुना था
गाड़ी के बाहर के लोगों को अंदर के लोगों को न देख पाने का फायदा उठाते हुए निशा ने अपना कान खिड़की से लगाकर उनकी बातें सुनने की कोशिश की और ठीक उसी समय उसने मल्होत्रा साहबा की बातें सुनी। मल्होत्रा साहबा ने उत्साह से कहा, अरे मेरी बहू भी यहां है, उसे गाड़ी से उतरने दो और हमसे मिलवाओ। मां, कबीर ने लाचारी से कहा, वो शर्माती है, उसे मत डराओ। निशा ने बार बार सिर हिलाया, हाँ, मैं शर्माती हूं, कृपया मुझे बाहर मत बुलाओ। अच्छी बात थी कि उसी समय मल्होत्रा साहब की एक टिप्पणी ने सबका ध्यान भटका दिया। रेयांश क्या लिख रहा है? मल्होत्रा साहब ने शक से पूछा। अपने पति के ये कहने के बाद मल्होत्रा साहबा ने देखा कि रेयांश सिर झुकाए कुछ लिख रहा था। एक पल बाद रेयांश ने अपना लेखन बोर्ड उठाया। उसकी बड़ी बड़ी चमकदार आंखें काले मोतियों की तरह अपने दादा दादी को देख रही थी। लेखन बोर्ड पर लिखा था, दादाजी, दादी, रेयांश को आपकी बहुत याद आती है। लेखन बोर्ड पर शब्दों को देखने के बाद मल्होत्रा साहब और मल्होत्रा साहबा ने हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखा और फिर उनकी आंखों में आंसू आ गए। मल्होत्रा साहबा ने अविश्वास से अपने पति की तरफ देखा। मैंने गलत देखा होगा। रेयांश ने मुझे दादी बुलाया, हालांकि ये पारंपरिक अर्थों में वास्तविक बुलाना नहीं था। ये पहली बार था जब रेयांश ने उन्हें दादी कहा था। पहले तो उनकी पूरी तरह अनदेखी या यहां तक कि अस्वीकार भी किया जाता था। उसने मुझे दादाजी भी कहा। मल्होत्रा साहब ने गंभीरता और गर्व से कहा। उसने कहा कि उसे हमारी बहुत याद आती है। मल्होत्रा साहबा अब और नहीं रुक सकी। उसने रेयांश को कसकर गले लगा लिया और रोने लगी। मेरे प्यारे, क्या तुम जानते हो दादी कितनी खुश है? मल्होत्रा साहब ने सांस ली, फिर अपने बड़े बेटे की तरफ देखकर गंभीरता से कहा, बेटा, जिसे तुम पसंद करते हो वो बहुत अच्छी है। उसने रेयांश को बहुत अच्छी तरह पाला है। वो केवल ये जानता था कि रेयांश बहुत खुशमिजाज हो गया है और बाहर जाने को तैयार है, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि रेयांश की प्रगति इतनी बड़ी होगी। ये कितनी अद्भुत सरप्राइज थी। क्या मैं सही नहीं हूं? और उसे कितना अच्छा खाना खिलाया है। देखो मेरा पोता अब कितना मोटा हो गया है। वो पिछली बार फोटो में जितना दिख रहा था उससे भी ज्यादा मोटा है। मल्होत्रा साहबा ने प्रसन्नता से कहा, हाँ, वो बहुत अच्छी है। कबीर ने अपने पीछे वाली गाड़ी की दिशा में देखा। उसकी नजर अविश्वसनीय रूप से कोमल थी। मल्होत्रा साहब ने उसके कंधे पर हाथ रखा और सच्चाई से कहा, जवान आदमी, लगे रहो। सबसे अच्छे परिणामों के लिए स्वाभाविक रूप से अधिक प्रयास की आवश्यकता होती है और हम बिना शर्त तुम्हारा समर्थन और सहयोग करेंगे। अब तक मल्होत्रा साहब और मल्होत्रा साहबा की मदद से कबीर पहले ही पूरा मल्होत्रा परिवार उसकी मदद कर रहा है का उल्लेखनीय कारनामा कर चुका था। गाड़ी के अंदर निशा ने देखा कि कबीर ने अपने माता पिता और रेयांश को अलविदा कहा और गाड़ी की ओर चल दिया। उसने जल्दी से सीधा होकर बैठने की कोशिश की और नाटक किया कि उसने कुछ नहीं सुना था। वापस जाते समय कबीर ने अचानक पूछा, तुम आज क्या करने की योजना बना रही हो? आज? निशा ये सवाल सुनकर चौंक गई। अरे हां, उसे आज रेयांश के साथ समय बिताने की जरूरत नहीं थी और शनिवार था, इसलिए कबीर को काम पर भी नहीं जाना था। क्या इसका मतलब पूरा दिन उसके साथ अकेले, एक अकेला आदमी और एक औरत घर पर बिताना था? यह सोचकर कि वो गड्ढे में गिर गई है, निशा पूरी तरह सन्न रह गई। ये तो हर मोड़ पर जाल था। थोड़ी सी भी लापरवाही और तुम उसमें गिर जाते। इतने में उसका फोन बजा। निशा ने अपना फोन उठाया और उस पर एक नजर डाली, फिर अपनी आंखें हल्की सिकोड़ ली। रेखा सिंह? उसने क्यों फोन किया? निशा ने आश्चर्यचकित स्वर में फोन उठाया। वाह, रेखा दीदी इतनी व्यस्त है, फिर भी उन्हें मुझे व्यक्तिगत रूप से फोन करने का समय मिल गया। व्यस्त वाक्यांश सुनकर रेखा से इतनी गुस्से में थी कि उसके मसूड़े लगभग कट गए। नंदिनी अपने करियर के चरम पर हुआ करती थी और स्वाभाविक रूप से वो हर दिन बहुत व्यस्त रहती थी, लेकिन इस घटना के बाद से
नंदिनी की गतिविधियों, विज्ञापनों, फिल्मों और टीवी शो की संख्या में भारी गिरावट आई थी। इतना ही नहीं, पहले जिन कई कंपनियों ने उसके साथ विज्ञापन किए थे, उन्होंने मुआवजे की मांग की थी और मेहता मीडिया ने भी नंदिनी से कुछ समय के लिए कम प्रोफाइल रखने को कहा था, जब तक कि ये मामला शांत न हो जाए। नंदिनी के अलावा उसके अधीनस्थों में से कोई भी सक्षम नहीं था, जिसका मतलब था कि वो अगले 6 महीनों तक भूखी रहेगी। रेखा सिंह ने चिढ़कर कहा, मैं तुम्हें सूचित करने के लिए फोन कर रही हूं कि तुरंत बाहर निकल जाओ। तुमने पहले ही अनुबंध तोड़ दिया है और कंपनी से अपना रिश्ता खत्म कर लिया है। क्या तुम अब भी कंपनी के घर पर कब्जा करना चाहते हो? उस स्थान पर अगर तुम किराए पर भी दोगी तो भी 1 महीने का 1000 से अधिक किराया लगेगा। हां, मुंबई जैसी जगह में 1 महीने का 1000 से थोड़ा अधिक किराया, क्या ये डींग मारने लायक है? निशा के पास उसके साथ और शब्द बर्बाद करने का समय नहीं था। उसने लापरवाही से कहा, ठीक है, अगर और कुछ नहीं तो मैं फोन रखती हूं। फोन रखने से पहले रेखा सिंह ने फिर से उस पर आरोप लगाना शुरू कर दिया। निशा, खुद से पूछो, क्या कंपनी तुम्हारे साथ अच्छा नहीं कर रही थी? आजकल कौन सी कंपनी अनजान नए कलाकारों को आवाज प्रदान करती है? कई महत्वाकांक्षी कलाकारों को महीनों तक कोई काम नहीं मिलता, लेकिन तुम्हें हमेशा कुछ न कुछ मिलता रहा। कंपनी मूल रूप से तुम्हें बहुत प्रमोट करने की योजना बना रही थी। घटना के बाद भी कंपनी ने तुम्हें नहीं छोड़ा और तुम अपनी जड़ें भूल गई, ऊपर चढ़ गई और फिर कंपनी को धोखा दे दिया। निशा ने जीभ चटकाई। रेखा दीदी, सच को तोड़मरोड़ कर पेश करने का कौशल दिन ब दिन बेहतर होता जा रहा है। अगर वो इतनी सही है तो ऑनलाइन जाकर उनसे बहस क्यों नहीं करती? रेखा सिंह तुरंत निरुत्तर हो गई। उसने वास्तव में वो बातें ऑनलाइन कही थी और परिणाम ये हुआ कि नेटिजन्स ने उसकी जमकर आलोचना की थी। रेखा सिंह ने नाराजगी से हंफ किया और तिरस्कार से कहा, मल्होत्रा प्रोडक्शंस बड़े नामों से भरा है और प्रतिस्पर्धा मेहता मीडिया से भी अधिक भयंकर है। क्या तुम सोचती हो कि वहां जाने के बाद तुम्हें सफलता का मौका मिलेगा? हास्यास्पद। तुम सिर्फ एक मोहरा हो जिसे मल्होत्रा प्रोडक्शंस मेहता मीडिया को कमजोर करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। क्या तुम सच में सोचती हो कि मल्होत्रा प्रोडक्शंस तुम्हें इतना महत्व देता है? बाद में रोते हुए मेरे पास मत आना। इतना कहकर उसने जोरदार धमाके के साथ फोन पटक दिया। निशा ने कंधे उचकाए और अपने बगल में बैठे कबीर पर एक नजर डाली। अब मुझे आज कुछ करने को मिल गया। क्या? रेखा सिंह ने अभी फोन किया था और कहा कि मेहता मीडिया मेरे लिए जो घर दिया था वो वापस ले रहा है और मेरा सामान अब भी वहां है, तो मुझे शिफ्ट करना होगा। ठीक है, चलो। कबीर ने सिर हिलाया और उसके अपार्टमेंट की ओर गाड़ी चला दी। निशा ने सोचा था कि वो एक आपदा से बच गई है, लेकिन ये देखकर वो घबरा गई और बोली, मैं अकेले जा सकती हूं। मेरे पास बहुत सारा सामान है। मैं एक मूविंग कंपनी से संपर्क करूंगी और बाद में एक ट्रक बुलाकर सामान ले जाऊंगी। कोई बात नहीं, यहां सब आराम से आ जाएगा। निशा ने सोचा, तुम्हारी गाड़ी काफी बड़ी है, लेकिन इतना सारा सामान कैसे आ सकता है? क्या तुम सोचते हो ये डोरेमोन है? लेकिन कबीर इतना आत्मविश्वास से भरा था कि वो उससे बहस नहीं कर सकती थी, इसलिए उसे अपार्टमेंट की इमारत तक जाने देना पड़ा। कोई बात नहीं, साथ में शिफ्ट होना एक सुरक्षित परिणाम है। कम से कम इसका अस्पष्ट माहौल से कोई लेना देना नहीं होगा। अपार्टमेंट में पहुंचकर निशा ने दरवाजा खोला। कमरा लंबे समय से खाली होने के कारण धूल की परत से ढका हुआ था और खिड़कियां कभी हवा के झोंके से खुल गई थी, जिससे फर्श पर पत्तियां बिखर गई थी। खिड़की से ठंडी शरद ऋतु की हवा आ रही थी और कबीर का लंबा कद दरवाजे पर खड़ा था। उसकी आमतौर पर उदास नजर कमरे के हर कोने पर थोड़ी गर्माहट के साथ धीरे धीरे घूम रही थी। क्या हुआ? निशा ने उसे हैरानी से देखा। कुछ नहीं, कबीर ने अपनी नजर हटाते हुए कहा। हालांकि ये एक छोटा जर्जर घर था जो मेहता मीडिया ने उसे दिया था। ये उनके लिए कीमती यादें रखता था।
बाद में किसी को ये घर सीधे खरीदने को कहूंगा। क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूं? कबीर ने पूछा। निशा ने सिर खुजलाया, एक बड़ा खाली डिब्बा ढूंढा और फिर ऊंची किताबों की अलमारी की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम लंबे हो, क्या तुम उस शेल्फ पर किताबें रखने में मेरी मदद कर सकते हो? ठीक है। कबीर ने अपनी आस्तीनें चढ़ाई और शुरू करने को हुआ। निशा ने उसके पहनावे को देखा, जो पूरी अपार्टमेंट इमारत से अधिक महंगा था, और झुंझलाकर अपना माथा रगड़ा। उसने जल्दी से कहा, रुको, डॉट, मेरा इंतजार करो। इतना कहकर उसने कहीं से डॉक्टरों वाला सफेद कोट निकाला, उसके सामने खड़ी हुई और बोली, अपना कोट उतारो और ये पहन लो, इससे तुम साफ रहोगे। कबीर ने वैसा ही किया, अपना कोट उतारा और सफेद कोट को कुछ आश्चर्य से देखा। ये कहां से आया? ये एक कॉस्ट्यूम है। एक फिल्म क्रू इतना गरीब था कि एक्स्ट्रा कलाकारों के लिए भी कॉस्ट्यूम नहीं खरीद सकता था, इसलिए मैंने खुद एक खरीदा। निशा ने उसे पहनाते हुए कहा, अच्छी बात है कि ये कॉस्ट्यूम काफी ढीला है। बात खत्म करने के बाद उसने देखा कि कबीर सन्न था और वो अनजाने में गले से आवाज निकाल गई। उसके चेहरे पर बिना छुपी हैरानी थी। कबीर सफेद कोट में बहुत अच्छा लग रहा था। ये यूनिफॉर्म बहुत आकर्षक थी। साला, घर शिफ्ट करना भी सुरक्षित नहीं है। क्या हुआ? निशा ने अचानक अपना सिर हिलाया, अपनी सन्नता से बाहर आते हुए। कुछ नहीं, कुछ नहीं। चलो शुरू करते हैं, मैं अपने कपड़े व्यवस्थित कर लेती हूं। कबीर ने सिर हिलाया, लड़की के भागते हुए फिगर की तरफ समझदारी से देखा और शेल्फ पर किताबों को व्यवस्थित करना शुरू कर दिया। कबीर धीमा और व्यवस्थित लग सकता था, लेकिन वो वास्तव में बहुत तेज और कुशल था। देखते ही देखते उसने शेल्फ को व्यवस्थित कर दिया। जैसे जैसे वो सामान हटाता रहा, शेक्सपियर के कामों के एक संग्रह से गलती से एक तस्वीर गिर गई। कबीर ने उसे लापरवाही से उठा लिया। तस्वीर में युवा लोगों का एक समूह था। सभी पंख और हेवी मेटल स्टाइल में कपड़े पहने हुए थे। निशा बीच में थी। उसके बाल बहुत छोटे थे। उसने काली मोटरसाइकिल जैकेट पहनी थी और उसके चेहरे पर एक लापरवाह मुस्कान थी। वो एक सुंदर लड़के की तरह लग रही थी। उसकी बाह एक आदमी के कंधे पर लापरवाही से टिकी हुई थी। वो उससे बात करने के लिए अपना सिर घुमा रही थी। ये मुद्रा बहुत घनिष्ठ लग रही थी, जैसे वो एक दूसरे से बहुत परिचित थे। जहां तक उस आदमी की बात थी, क्योंकि वो अपना सिर बगल में लाइटर जलाने के लिए घुमा रहा था और रोशनी धुंधली थी। उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ एक धुंधला प्रोफाइल देखा जा सकता था। उसकी अंतर्ज्ञान ने उसे बताया, यही वो वायस था जिसका निशा ने जिक्र किया था, वही जो खतरनाक था। फिर भी वो मानती थी कि वो उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। कबीर ने उस आदमी के प्रोफाइल को बहुत देर तक घूरा, सोच में पड़ गया। उसके दिमाग में एक विचार कौंधा, लेकिन वो इतना तेज था कि वो उसे पकड़ नहीं पाया। उसे ऐसा क्यों लग रहा था कि ये व्यक्ति उसे कुछ हद तक परिचित लग रहा था? क्या ये कोई ऐसा हो सकता था जिसे वो जानता था? डॉट, कबीर, मैंने यहां लगभग कर दिया। क्या तुमने कर दिया? निशा ने एक बड़े सूटकेस को घसीटते हुए सिर घुमाकर पूछा। ठीक है, सब हो गया। कबीर ने शांति से तस्वीर वापस रख दी। 10 मिनट बाद निशा बड़े और छोटे बैगों के साथ नीचे खड़ी थी। फिर उसे आखिरकार समझ में आ गया कि कबीर इतना आश्वस्त क्यों था कि सब कुछ आ जाएगा। एक स्ट्रेच लिंकन वहां चुपचाप पार्क खड़ी थी। हे, ये अमानवीय रूप से फिजूल खर्ची वाली दुनिया। निशा ने जल्दी से अपनी टोपी का किनारा नीचे खींचा और जितनी जल्दी हो सके सब कुछ अंदर रखा। फिर ड्राइवर से गाड़ी शुरू करने का आग्रह किया, क्योंकि ये बहुत अचानक हुआ था। उसके पास कपड़े बदलने का समय नहीं था। अगर ये फोटो खिंच गया होता तो ये बड़ी खबर होती। नंदिता दीदी ने उसे इस अवधि के दौरान कम प्रोफाइल रखने का निर्देश दिया था, क्योंकि उसने पहले ही काफी हाइप बना ली थी और जारी रखना अत्यधिक होगा और आसानी से सार्वजनिक नाराजगी पैदा कर सकता था। कबीर ने उसकी चिंता को भांपते हुए कहा,
चिंता मत करो, रिपोर्टर नंबर प्लेट पहचानते हैं। मतलब साफ था, वो इस गाड़ी के मालिक को नाराज करने की हिम्मत नहीं करेंगे। ओ डॉट ठीक है, वो ज्यादा सोच रही थी। महाराक्षस हमेशा सब कुछ इतनी निर्दोषता से करता है। नए अपार्टमेंट के रास्ते में कबीर ने अचानक उसे आवाज दी, निशा। निशा, जो सोच में खोई हुई थी, ने अचानक सिर उठाया। है? क्या हुआ? कबीर ने अपना माथा अपने हाथ पर टिकाया, उसे गहरी नजरों से देखा। मुझे लगता है मुझे याद है तुमने कहा था कि अगर मैं किसी को पटाना चाहता हूं तो तुम मुझे सिखा सकती हो। निशा का दिमाग एक पल के लिए खाली हो गया। उसने मन ही मन गाली दी और फिर सूखी हंसी दी। क्या मैंने ऐसा कहा था? नहीं, है ना? है, तुमने कहा था। मैंने यहां तक कहा था कि मैं तुम्हें सब कुछ सिखाऊंगा। जिस दिन हम तुम्हारे अपार्टमेंट से मसाले लेने गए थे, तुमने 2 पार्सल भी उठाए थे, जिनमें से एक तुम्हारे पूर्व प्रेमी का जन्मदिन का उपहार था। तुमने कहा था कि लड़कियों को पटाने के उसके तरीके बहुत बेढंगे थे और मुझे उससे सीखने को नहीं कहा। कबीर ने उसे याद दिलाने के लिए सभी विवरण बता दिए। ये सुनकर निशा को खुद को थप्पड़ मारने की इच्छा हुई। ये तुम्हारी जल्दबाजी की बातों का अंजाम है। ये तुम्हारी बकवास का अंजाम है। तुमने खुद अपनी कब्र खोद ली। तो अब तुम किसी लड़की को पटाना चाहते हो? निशा ने मजबूरन पूछा। कबीर ने सिर हिलाया। उसकी तारों भरी आंखें उसे देख रही थी, जैसे वो उसकी पूरी दुनिया हो। तुम मुझे सिखाओ। साला, वो क्या सिखाएगी? अगर तुम किसी भी लड़की को उस दिशा में देखोगे तो वो चिल्लाती हुई तुम पर झपटेगी। उनका पीछा करने की क्या जरूरत है? इससे बचने का कोई रास्ता नहीं था। तुम्हें अपनी बातों का खामियाजा भुगतना होगा, चाहे रोना पड़े। निशा को केवल हल्की खांसी लेकर अनभिज्ञता का नाटक करते हुए निर्देश देना था। एक कहावत ऑनलाइन काफी लोकप्रिय है, अगर वो भोली और अनुभवहीन है तो उसे दुनिया के चमत्कार दिखाओ। अगर वो दुनिया से थक चुकी है तो उसे हिंडोले पर घुमाओ। सार यह है कि तुम्हें समस्या की जड़ को संबोधित करना होगा। मुझे आश्चर्य है कि तुम्हें किस प्रकार की लड़की पसंद है। वो कभी रुका, जैसे सोच रहा हो। बहुत देर बाद उसकी आंखें, जो ठंडी धुंध से भरी हुई थी, बर्फ की तरह पिघल गई और उसके होंठों पर एक कोमल मुस्कान आ गई। वो दुनियादार है, लेकिन निंदक नहीं है। वो अव्यवस्थित है, फिर भी दयालु और कोमल है। उसने बहुत कुछ अनुभव किया है, लेकिन उसने हमेशा एक शुद्ध हृदय बनाए रखा है। वो सबसे अच्छी लड़की है जिससे मैं कभी मिला हूं। दुनिया के तौर तरीकों को जानना, लेकिन निंदक नहीं होना। अव्यवस्थित होना, फिर भी दयालु और कोमल होना। बहुत कुछ अनुभव करने के बावजूद हमेशा एक बच्चे जैसा हृदय बनाए रखना। सबसे अच्छी लड़की। हे भगवान, मेरा लड़कियों वाला दिल धड़क उठा। निशा ने अपनी छाती पकड़ ली। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और वो लगभग जमीन पर गिर गई। किसे तारीफ सुनना पसंद नहीं है? इससे भी बढ़कर कबीर की तारीफ इतनी सच्ची और कुशल थी। हर शब्द उसके दिल के सबसे कोमल हिस्से पर लग रहा था। क्या कबीर का चरित्र उदास, दुनिया के मामलों से अलग और ठंडा नहीं होना चाहिए? ये विश्वास करना बिल्कुल अविश्वसनीय है कि वो इतनी मीठी बातें करता है, उस महाराक्षस को देखते हुए जो अब भी धैर्य से उसके कदम बढ़ाने का इंतजार कर रहा था। निशा सच में उसके सामने घुटनों के बल गिरकर 3 बार माथा टेकना चाहती थी। उससे दया की भीख मांगना चाहती थी। तुम एक मैक्स लेवल किरदार हो, जिसके पास गॉटियर उपकरण है। क्या तुम्हें सच में मुझसे सहायता की जरूरत है? निशा ने एक अनुभवी व्यक्ति के स्वर में हल्की खांसी ली और सच्चाई से कहा, बॉस, मेरी सीधी बात माफ करना, लेकिन तुम्हारे आंतरिक और बाहरी गुणों और समझ के साथ तुम्हें मेरी सिखाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारी योग्यता वाला कोई व्यक्ति तुमसे प्रभावित नहीं हुआ है तो केवल एक ही संभावना है। यह सुनते ही कबीर ने अपना हाथ नीचे कर लिया जो उसके माथे पर टिका था। उसकी आंखें हल्की सिकुड़ गई। क्या संभावना? निशा ने गहरी सांस ली और निर्णायक रूप से कहा, तुम उसकी पसंद के नहीं हो।
उसकी पसंद के नहीं डॉट। इन शब्दों के साथ आर्कटिक ग्लेशियरों से ठंडी हवा का एक झोंका आया। निशा ने गले से आवाज निकाली, खुद को महाराक्षस की तीखी बर्फीली नजरों के सामने सहलाया और दृढ़ता से सिर हिलाया। सही कहा। जैसा कि कहावत है, हर किसी का अपना स्वाद होता है। जिसे मूली पसंद है वो चाहे कितनी भी परफेक्ट क्यों न हो, उसे सब्जी पसंद नहीं आ सकती। कबीर ने अपनी उंगलियों से सीट के आर्मरेस्ट पर लयबद्ध तरीके से थपथपाया। 3 सेकंड की चुप्पी के बाद उसने धीरे से कहा, क्या होगा अगर मुझे यकीन है कि मैं मूली हूं? निशा डॉट। साला, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम मूली हो का क्या मतलब है? क्या तुम्हें इतना यकीन है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूं? क्या तुम्हें इतना होशियार होना जरूरी है डॉट? तो क्या होगा अगर उसे पहले से कोई दूसरी मूली पसंद है? एक मूली, एक छेद। अगर एक मूली पहले से ही अंदर है तो स्वाभाविक रूप से चाहे दूसरी मूली कितनी भी अच्छी क्यों न हो, उसके लिए कोई जगह नहीं है। निशा ने अपनी ही उपमा पर होंठ चबाए। मूली जैसा अजीब रूपक क्यों इस्तेमाल किया डॉट? दूसरी मूली जो उसे पसंद है। कबीर ने सोचा, फिर उसकी नजर तीखी हो गई। वो कौन है? इस समय ठंडी हवा निश्चित रूप से एक बवंडर में बदल गई थी। निशा, जो तूफान के केंद्र में थी, को लगा जैसे वो ढहने वाली थी। उसने नजारा देखने का नाटक किया और खिड़की के करीब चली गई। उसने सूखी हंसी दी और कहा, मैं भविष्य नहीं बता सकती। मुझे कैसे पता? वैसे भी मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए चीजों को वैसे ही रखना सुरक्षित है। वरना क्या होगा अगर दूसरे व्यक्ति के पास सच में कोई है जिसे वो पसंद करती है? अगर तुम उन्हें बता दोगे तो हो सकता है तुम दोस्त भी नहीं रह सको। कबीर के पतले होंठ कसकर दबे हुए थे। उसका चेहरा बर्फ जैसा ठंडा था। वो बहुत देर तक चुप रहा। बंद गाड़ी में हवा का दबाव इतना कम था कि लगभग ओले गिरने को थे। जैसे ही निशा उस दमनकारी माहौल से दम घुटने वाली थी, कबीर ने आखिरकार बोलना शुरू किया, तो हम उस मूली को बाहर निकाल देंगे। निशा, बाहर निकाल देंगे उस मूली को। यार, क्या तुम्हें इतने डरावने शब्दों का इस्तेमाल करना जरूरी है? मैं एक ढाल ढूंढने की उम्मीद कर रही थी, लेकिन कौन सी ढाल महाराक्षस के एक वार को सहन कर सकती है? वो दांतों के गैप को भरने के लिए भी काफी नहीं होंगे। दुखद, संचार फिर से विफल हो गया। क्या इसका मतलब है कि उसे अपने अंतिम हथियार का इस्तेमाल करना होगा? उम्मीद है मुझे उस हथियार का कभी इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। निशा का नया अपार्टमेंट जवाहर नगर की 7वीं मंजिल पर है। इसमें 3 बेडरूम और एक लिविंग रूम है और सजावट सरल और आरामदायक है। बालकनी से यमुना नदी का सुंदर दृश्य दिखता है, जो उसके पुराने और जर्जर अपार्टमेंट की तुलना में बिल्कुल अलग दुनिया है। वो कबीर मल्होत्रा और उनके ड्राइवर ने सारा सामान ऊपर ले जाने के लिए 3 चक्कर लगाए। अव्यवस्थित कमरे को देखकर निशा ने अपना पसीना पोंछा। एक आखिरी बैग बचा है, मैं ले आती हूं। कबीर ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं तुम्हें व्यवस्थित करने में मदद करता हूं। रुको, मैं कुछ भूल गई। निशा ने एक बक्से में से एक लंबा काला गिफ्ट बॉक्स निकाला। ये क्या है? कबीर ने पूछा। निशा ने रहस्यमयी मुस्कान दिखाई। लड़कियों को पटाने के लिए। नीचे। निशा ने आखिरकार आखिरी बैग उठाया और लॉबी में दाखिल हुई। उसने देखा कि फ्रंट डेस्क पर बैठी जवान लड़की उसे घूर रही थी और ऊपर नीचे देख रही थी। जब उनकी नजरें मिली तो उसने तुरंत सिर झुका लिया और व्यस्त होने का नाटक किया। हालांकि जवाहर नगर के रिसेप्शनिस्ट ने अनगिनत बड़े सितारों को देखा था और वो पहले से ही उनके प्रति काफी उदासीन थी, फिर भी निशा की हालिया लोकप्रियता इतनी अधिक थी कि उसे अचानक देखना अभी भी थोड़ा आश्चर्यजनक था, खासकर जब वो आज एक विशेष रूप से सुंदर और रहस्यमय आदमी के साथ आई थी। निशा ने उस छोटी लड़की की तरफ उदारतापूर्वक मुस्कुराया और फिर उसकी ओर चल दी। रिसेप्शनिस्ट उसे अपनी ओर आते देख कुछ हैरान हुई, फिर हिम्मत जुटाकर पूछा, आप निशा मेहता हैं? निशा ने सिर हिलाया। हाँ, हम आज ही यहां शिफ्ट हुए हैं।
इतना कहकर उसने वही काला गिफ्ट बॉक्स निकाला जो वो लाई थी और उसे देते हुए कहा, आपसे मिलकर अच्छा लगा। ये एक छोटा सा उपहार है। उम्मीद है आप भविष्य में मेरा साथ देंगी। आह डॉट, ये मैं ये नहीं ले सकती। कोई बात नहीं, ये किसी ने मुझे दिया था, मुझे कुछ खर्च नहीं करना पड़ा। आप रख लीजिए, आपके होंठ बहुत सुंदर हैं, ये आप पर जरूर अच्छा लगेगा। छोटी लड़की ने अपने होंठों को छुआ, उसके गाल हल्के लाल हो गए। तो शुक्रिया डॉट, शुक्रिया, आपका स्वागत है। निशा के चले जाने के बाद छोटी लड़की ने तुरंत डिब्बा खोला और अंदर देखा, फिर प्रसन्नता और आश्चर्य का भाव दिखाया। कुल 12 लिपस्टिक थी, विभिन्न शेड्स का एक पूरा सेट। हे भगवान, उसे इस ब्रांड की लिपस्टिक बहुत पसंद है, लेकिन वो इसे खरीद नहीं सकती। उसका बॉयफ्रेंड इतना बेसमझ है, वो हमेशा उसे अजीबोगरीब चीजें देता है। सच में, क्या वो उसे सिर्फ एक लिपस्टिक नहीं दे सकता? उसने कभी नहीं सोचा था कि निशा लोगों से इतना अच्छा व्यवहार करना जानती है। हालांकि कई बड़े सितारों ने उसे उपहार दिए हैं, उन सब का रवैया अहंकारी होता है। लापरवाही से उसे चीजें फेंक देते हैं और खुद मना कर देते हैं, जैसे ये दान हो। निशा के विपरीत, जो उपहार देकर लोगों को इतना खुश करती है, साफ है कि उसने ये खास तौर पर तैयार किए थे। ज्यादातर लोग उस जैसे स्टाफ सदस्य को तुच्छ समझते हैं। उन्हें ये एहसास नहीं होता कि उसके पेशे में बहुत सारे राज जानना शामिल है। लिफ्ट के प्रवेश द्वार पर डिंगडों की आवाज के साथ लिफ्ट के दरवाजे खुल गए। दरवाजे के बाहर निशा ने लिफ्ट में मौजूद व्यक्ति को देखने के बाद भौहें चढ़ाई। उसने उम्मीद नहीं की थी कि रेखा सिंह से इतनी संयोग से मुलाकात हो जाएगी। निशा, रेखा सिंह ने हैरानी से उसे देखा। उसकी अभिव्यक्ति चोर के प्रति सतर्क थी और उसने पूछा, तुम यहां क्या कर रही हो? निशा ने आंखें घुमाई। क्या यह तुम्हारा घर है? सिर्फ तुम्हें यहां आने की इजाजत है? रेखा सिंह ने हाथ बांध लिए और उसके मैले कुचैले कपड़ों में उसे तिरस्कार से ऊपर नीचे देखा। है, भले ही ये मेरा घर नहीं है, ये तुम जैसे लोगों के आने की जगह नहीं है। निशा उसके पास से गुजरी, सीधे लिफ्ट में गई और दरवाजा बंद करने का बटन दबाया। मुझे बहुत अफसोस है, मैं यहां रहती हूं। ये सुनते ही रेखा सिन्हा वही सन्न रह गई। लिफ्ट के दरवाजे बंद होते और ऊपर जाते देखती रही। उसके पेट में शक के बादल छाए हुए थे। निशा यहां रहती है, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन समुदाय में प्रवेश करने और बाहर निकलने के लिए कार्ड की जरूरत होती है, तो वो अंदर कैसे आई? रेखा सिन्हा अपने आप से बड़बड़ाती हुई चली, लेकिन आखिर में खुद को रोक नहीं सकी और फ्रंट डेस्क पर जाकर पूछा, प्रिया, जो लड़की अभी अंदर गई, क्या वो निशा मेहता है? क्या वो यहां की निवासी है? रेखा सिंह ने पूछा। प्रिया ने शिष्ट लेकिन शर्मिंदा अभिव्यक्ति पहन रखी थी। रेखा मैडम, ये निवासी की गोपनीयता है और हम इसे प्रकट नहीं कर सकते। आप जानती हैं, हम इस बारे में बहुत सख्त हैं। रेखा सिंह ने लापरवाही से उसके हाथ में एक शॉपिंग कार्ड रख दिया। छोटी बहन, कृपया मेरी मदद करो। मैं बस ये जानना चाहती थी कि क्या वो यहां रहती है। मैं कोई संवेदनशील बात नहीं पूछ रही, इससे तुम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। प्रिया ने शॉपिंग कार्ड को तिरस्कार से देखा। अपने आप से सोचा, तुम आमतौर पर मुझे हुक्म चलाती हो और बहुत अहंकारी बनती हो, लेकिन जब तुम्हें कुछ चाहिए तो अच्छा बनना जानती हो। वो कार्ड वापस धकेलने ही वाली थी, लेकिन फिर उसने अपना मन बदल लिया, उसे स्वीकार कर लिया और कहा, हाँ, वो यहां रहती है। उसने अपनी जानकारी लगभग 2 हफ्ते पहले पंजीकृत कराई थी। ये सुनते ही रेखा सिंह की आंखें तुरंत चमक उठीं। घर का मुखिया कौन है? प्रिया उसके चेहरे के भाव को देखकर ही उसकी सोच समझ गई और उसने सच बता दिया। ये मल्होत्रा प्रोडक्शंस के नाम पर पंजीकृत है, तो कंपनी ने ही उसके लिए आवास की व्यवस्था की होगी। रेखा सिंह सन्न रह गई। क्या क्या तुम्हें यकीन है कि तुम गलत नहीं हो? उसने सोचा था कि वो निशा को कुछ गलत करते हुए पकड़ लेगी। प्रिया ने विश्वास से कहा, गलती कैसे हो सकती है? वो स्वीट पूरे जवाहर नगर में सबसे अच्छी जगह पर है, यमुना नदी के सामने। बहुत अच्छा दृश्य है।
ये लगभग 2 हफ्ते पहले तक खाली था, जब मल्होत्रा प्रोडक्शंस के कर्मचारी अपार्टमेंट के नवीनीकरण के लिए मजदूर लाए थे। प्रॉपर्टी इंफॉर्मेशन फॉर्म पर उसकी जानकारी भरी गई थी। मैं समझ गई, शुक्रिया। रेखा सिन्ह काले चेहरे के साथ जल्दी से बाहर चली गई। साला, क्या मल्होत्रा प्रोडक्शंस पागल हो गया है? वो निशा जैसी नई कलाकार को इतनी अच्छी सुविधा दे रहे हैं। कुछ समय पहले उसने निशा से जो कहा था, उसे याद करके कि मेहता मीडिया ने उसके लिए जो छात्रावास बनवाया था, वो कितना अच्छा था। ये उसके अपने शब्दों पर थप्पड़ के बराबर था। ऐसा लगता है कि निशा पर कड़ी नजर रखना जरूरी है। उसे पता लगाना होगा कि इस कमीनी के पीछे कौन है। कबीर की मदद से निशा ने वो सब कुछ पूरा कर लिया जिसमें उसे पूरा दिन लगता, आधे दिन में। ये देखकर कि सब कुछ बड़े करीने से व्यवस्थित है, उसका मूड अच्छा हो गया। मल्होत्रा प्रोडक्शंस में शामिल होने के बाद उसे हमेशा लगता था कि ये अवास्तविक है, लेकिन अब अपना भविष्य का छोटा सा घर देखकर उसे आखिरकार थोड़ा असली लगा। निशा ने एक नया तौलिया लिया और कबीर का पसीना पोंछा, उसे धन्यवाद देते हुए, तुमने आज सच में बहुत मेहनत की। चलो मैं तुम्हें खाना खिलाती हूं। वैसे भी कबीर ने पूरा दिन उसे शिफ्ट करने में मदद की थी, इसलिए उसे कम से कम एक भोजन तो कराना ही चाहिए था। क्या घर पर खाना ठीक रहेगा? कबीर ने पूछा। निशा ने सिर खुजलाया। है, लेकिन रसोई अभी तैयार नहीं हुई है, वहां कुछ भी नहीं है। मुझे डर है कि मैं खाना नहीं बना पाऊंगी। कोई बात नहीं, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम आज पहले से ही थक गई हो। इतना कहकर कबीर ने एक फोन किया और फोन के दूसरी तरफ वाले व्यक्ति से 2 शब्द कहे, अंदर आओ। अगले ही पल दरवाजे की घंटी बजी। निशा ने शक से दरवाजा खोला, फिर चौंक गई। 2 कतारों में लोग दरवाजे के बाहर बड़े करीने से खड़े थे। सभी एक जैसी वर्दी पहने हुए थे और तरह तरह के व्यंजन ले जा रहे थे। सामने खड़ा युवक ताजी लिली का एक बड़ा गुलदस्ता पकड़े हुए था। कबीर लंबा और सीधा लंबे कदमों से आगे बढ़ा, युवक से फूल लिए, मुड़ा और उसे भेंट किए। ये तुम्हारे लिए है। शुद्ध सफेद लिली के बड़े गुलदस्ते को देखकर निशा ने खाली नजरों से पलकें झपकाईं और सहज रूप से उसे ले लिया। फिर वेटरों ने अंदर आकर मेजपोश और मोमबत्तियां बिछाईं और सिर्फ 5 मिनट में एक खूबसूरती से सजी हुई कैंडलाइट डिनर तैयार कर दिया। फिर उन्होंने आदरपूर्वक प्रणाम किया और चले गए। तो यही था कबीर का क्या घर पर खाना ठीक रहेगा। उसने सोचा था कि वो घर पर खाना बनाएगी। कितनी भोली है, उसने अभी अभी वेटरों की वर्दी पर रंग महल शब्द उकेरे देखे थे। रंग महल मुंबई के एलिट हलकों में सबसे मशहूर प्राइवेट रेस्टोरेंट है। ये दिन में सिर्फ एक टेबल सर्व करता है और इसकी वेटिंग लिस्ट अगले साल तक भरी हुई है। इस रेस्टोरेंट का एक नियम है, वो ऑर्डर स्वीकार नहीं करते, तुम वही खाओगे जो वो बनाते हैं। ये कमाल है कि कबीर ऐसे मनमौजी रेस्टोरेंट से खाना मंगवा लेगा। निशा ने फूलों को देखा, फिर मेज पर रखी कैंडललाइट डिनर कोट। ये साफ तौर पर प्रपोज करने के मानक तत्व है। निशा ने घबराकर बड़बड़ाया। कबीर ने आज जानबूझकर रेयांश को भेज दिया था और ये सब पहले से व्यवस्थित कर लिया था। उसने उससे पहले ही लड़कियों को पटाने के तरीकों के बारे में बहुत सटीक सवाल भी पूछ लिया था। क्या सच में ऐसा होने वाला है डॉट? वो जितना सोचती थी उतना ही उसे बेचैनी होती थी। अगले ही पल उसकी नजर मेज के पास छोटी शेल्फ पर रखी मिठाइयों पर पड़ी। क्या केक के अंदर कोई सगाई की अंगूठी या कुछ छुपा हो सकता है? खांस खांस खांस। नामुमकिन। कबीर के व्यक्तित्व को देखते हुए वो इतनी आसानी से कैसे अंदाजा लगा सकता है? क्या तुम्हें खाना पसंद नहीं आया? कबीर ने उसका पीला चेहरा देखकर भौहें हल्की सिकोड़ी, फिर अपना फोन उठाया। मैं उन्हें हटाकर वापस ले जाने को कहता हूं। निशा ने जल्दी से हाथ हिलाया। नहीं नहीं, ये सब मेरे पसंदीदा खाद्य पदार्थ है। मेरा मतलब है, मैं तुम्हें खाना खिलाने वाली थी, तुम मुझे कैसे खिला रहे हो? एक ही बात है, कबीर ने लापरवाही से कहा, फिर
सज्जनता से उसके लिए एक कुर्सी खींची। "ओह, शुक्रिया।" निशा के पास बैठने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसने कबीर को गौर से देखा और फिर एक विवरण पर ध्यान दिया। तार्किक रूप से आज छुट्टी का दिन है, इसलिए उसे कैजुअल कपड़े पहनने चाहिए, लेकिन आज वो बहुत औपचारिक रूप से तैयार था और पहली बार उसने वो टाई पहनी थी। बैठने के बाद निशा को एहसास हुआ कि वो अनुपस्थित दिमाग से सोच रही थी और भूल गई थी कि उसकी बाहों में फूल है। इसलिए उसने जल्दी से एक फूलदान ढूंढा और उनमें रख दिया। "क्या तुम्हें पसंद है?" कबीर ने पूछा। "क्या?" निशा एक पल के लिए सन्न रह गई। "लिली, मुझे काफी पसंद है। मुझे लगता है कि लिली तुम पर ज्यादा सूट करती है।" निशा, क्या उसका मतलब लिली मासूमियत या लंबी और खुशहाल शादी का प्रतीक है? "खाना खाओ।" कबीर ने उसकी प्लेट में खाने का एक टुकड़ा रखा। मैं खुद ले सकती हूं।" अपनी घबराहट छुपाने के लिए निशा ने ध्यान से खाना शुरू कर दिया। जब उसका पेट भरने लगा तो उसे आखिरकार एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। आधा खाया हुआ केक पकड़े उसने भौहें सिकोड़ी और सामने वाले आदमी को घूरा। कबीर ने मुश्किल से कुछ खाया था, बल्कि उसने शराब की एक बोतल खोली और खुद को पीना शुरू कर दिया, जो लगभग खाली हो चुकी थी। "कबीर, तुम सिर्फ शराब क्यों पी रहे हो? और इतनी पी ली? मैंने तुम्हें खाना ज्यादा खाते नहीं देखा।" पुफ। निशा के मुंह में केक का एक टुकड़ा था। तभी उसे अपने मुंह में कुछ सख्त महसूस हुआ और उसने जल्दी से उसे थूक दिया। "साला, वो क्या है? मेरे दांत सुन्न हो गए हैं चबा चबाकर।" क्लिंग की आवाज के साथ एक चमकती हुई अंगूठी उसके सामने सफेद चीनी मिट्टी की प्लेट पर गिर गई। निशा ने प्लेट में अंगूठी को आंखें फाड़कर देखा। उसका चेहरा पूरी तरह सन्न था। "साला," उसके सामने सफेद चीनी मिट्टी की प्लेट पर गिर गई। "भरोसा नहीं है कि मैं तुम्हें पूरी तरह से प्रभावित कर सकता हूं। आज की योजना, हालांकि यह सबसे सुरक्षित तरीका है जो मैं सोच सकता था, मेरे अनुमान में इसके सफल होने की केवल 17% संभावना है।" "निशा, है? 17% क्या होता है? उसने ये जादुई संख्या कैसे निकाली?" "ओह, खांस खांस खांस। अच्छा, तो क्या हुआ?" पूरी तरह से खोई हुई निशा ने सहज रूप से शराब की ओर हाथ बढ़ाया, केवल ये पता लगाने के लिए कि कबीर ने पहले ही सब कुछ पी लिया था। इसलिए उसने खुद जूस का एक पूरा गिलास भरा और एक घूंट में पी लिया। गिलास नीचे रखने के बाद निशा ने आखिरकार अपनी आवाज वापस पा ली। "कबीर, क्या तुम उस लड़की के सामने कबूल करने का अभ्यास कर रहे हो जो तुम्हें पसंद है?" बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पारंपरिक फिर भी क्लासिक, कम शब्दों में फिर भी गहरा, और डायलॉग काफी मार्मिक है। कबीर ने चुपचाप सामने वाली लड़की को देखा, अपनी कुर्सी को थोड़ा पीछे खींचा, खड़ा हुआ, मेज के पार अपनी लंबी बाह बढ़ाई, उसकी ठुड्डी को तब पकड़ा जब वो बोल रही थी, और अगले ही पल झुककर उसके होठों को चूम लिया। निशा की आवाज अचानक रुक गई। 3 सेकंड बाद, जैसे ही वो प्रतिक्रिया देने वाली थी, कबीर ने उसके सिर के पीछे जोर से दबाया और उसे और भी गहराई से चूमा। कमरा इतना शांत था कि एक पिन गिरने की आवाज सुनाई देती, सिवाय तेज सांसों के, कपड़ों की हल्की सरसराहट के और होठों और जीभों के गुंथने की आवाज के। हवा का तापमान चुपचाप बढ़ रहा था। ऐसा लगा जैसे एक युग बीत गया। चुंबन आखिरकार समाप्त हुआ। कबीर धीरे धीरे उसके होठों से अलग हुआ, लेकिन उसका बड़ा हाथ अब भी उसकी गर्दन के पीछे था। उसका माथा धीरे से उसके माथे से लगा हुआ था। निशा ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी पलकें हल्की कांप रही थी। उसकी आवाज थोड़ी कर्कश थी। "कबीर, तुम अपने शिक्षक की बात क्यों नहीं सुनते? अभी कुछ ही देर पहले वो उसे सलाह दे रही थी कि वो यथास्थिति बनाए रखे और कोई जल्दबाजी में कदम न उठाए। और फिर उसने पलटकर प्यार का इजहार कर दिया और प्रपोज कर दिया। ये पूरी तरह से आपदा है। शिक्षक दरवाजा दिखाता है,
लेकिन अभ्यास करना छात्र पर निर्भर है। कबीर का स्वर काफी उचित भी लग रहा था। तुम्हारे शिक्षक ने तुम्हें कभी बदमाश बनना नहीं सिखाया, लेकिन यही एकमात्र तरीका है जिससे मैं तुम्हें बता सकता हूं कि मुझे जो लड़की पसंद है वो तुम हो, शिक्षक। तो ये अवज्ञा है। ये जरूर इसलिए है क्योंकि शिक्षक बहुत प्यारी है। कबीर ने अपना माथा उसके माथे से लगाया। उसके बड़े हाथ ने उसकी पतली उंगलियों को लिया और उन्हें अपने दिल पर रख दिया। उसकी आमतौर पर ठंडी आंखें अब ज्वालामुखी के लावा की तरह जल रही थी और उसका स्वर उस पर जादू करने जैसा था। शिक्षक, मेरे साथ रहो और मेरे पास जो कुछ भी है वो सब तुम्हारा हो जाएगा। बात करना बंद करो। निशा का दिमाग अव्यवस्थित हो गया था, खासकर जब वो उसे शिक्षक कहता था। उसे एक अजीब शर्मिंदगी महसूस होती थी। उसने अपने कान ढकने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। कबीर ने जारी रखा, रेयांश भी तुम्हारा है। निशा की पुतलियां अचानक फैल गई। डॉट। कबीर ने चुपके से उसकी प्रतिक्रिया देखी। उसे आंखें फाड़कर देखते देख उसने अपने होठों के कोनों को हल्का सा घुमाया और बिल्ली को छेड़ने की तरह उसकी गर्दन के पीछे की संवेदनशील त्वचा को धीरे से दबाया। अब कितना प्रतिशत है? निशा ने अपना चेहरा ढक लिया और सहज रूप से जवाब दिया, आधा आधा। बात खत्म होते ही उसने अपनी जीभ काटने की इच्छा की। साला कबीर, तुम बिल्कुल बेशर्म हो। तुमने रेयांश का भी इस्तेमाल किया। रेयांश मेरा प्राकृतिक लाभ है। तुम कैसे कह सकती हो कि मैं उसका फायदा उठा रहा हूं? तो फिर वो कब, जब तुमने मुझे अपनी सुंदरता से बहकाया? निशा नाराज थी और उस स्थिति से बाहर निकलना चाहती थी जहां वो पूरी तरह उसके नियंत्रण में थी। लेकिन भले ही कबीर ने उसे चोट नहीं पहुंचाई थी, वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वो छूट नहीं पा रही थी। मैंने किया? कबीर ने मासूमियत से पूछा। ठीक है, तुम बेकार हो। मैं, एक अश्लील व्यक्ति, ने अश्लील व्यवहार देखा है। ओह कबीर। निशा गुस्से में थी, लेकिन बीच में ही उसे अचानक एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ थी। निशा ने अपना पेट पकड़ लिया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। मुझे पेट में दर्द हो रहा है। क्या कहा? दर्द होता है? कबीर का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। मेरा पेट बहुत दर्द हो रहा है। दर्द बढ़ता जा रहा है। निशा के माथे पर पसीना आ गया। क्या हुआ? मुझे अचानक पेट में दर्द क्यों हो रहा है? क्या खाने में कुछ गड़बड़ है? निशा ने हल्की खांसी ली। ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है शायद इसलिए क्योंकि मैंने बहुत खा लिया। संतरे के जूस का एक बड़ा गिलास पीने के बाद मेरे पेट में थोड़ी बेचैनी महसूस हुई। कबीर को तब एहसास हुआ कि उसने मेज पर लगभग सारा खाना अकेले ही खा लिया था। इतना ही नहीं, उसने इतना बड़ा गिलास जूस भी पी लिया था। वो तुरंत गुस्से से भर गया और बोला, निशा, क्या तुम बेवकूफ हो? इतना खाने के बाद भी तुम्हें नहीं पता कि तुम भर चुकी हो? निशा उससे भी ज्यादा गुस्से में थी। ये सब तुम्हारी गलती है। मैं तुमसे डर गई थी, इसलिए अपनी नसों को शांत करने के लिए खा रही थी। तुमने सारी शराब खुद पी ली, मेरे लिए एक बूंद भी नहीं छोड़ी। मैं सिर्फ जूस पी सकती थी और तुमने मुझे डांटा। इतना कहकर उसने अपना पेट पकड़ा और भी दयनीय रूप से चिल्लाई, आह! कबीर ने तुरंत अपना सारा गुस्सा खो दिया और जल्दी से उसे सांत्वना दी। ये मेरी गलती है, मैं तुम्हें अभी हॉस्पिटल ले चलता हूं। हेलो गाइस, आपको यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सुनते रहिए जियो स्टोरी टीवी।